गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं अष्टांग हृदय के काफ़ी इंटरेस्टिंग से चैप्टर की, डेट इज नंबर 1 चैप्टर आयुष कामियम अध्याय। देखिए, उसका पहला वीडियो हमने जो डाला था, क्या कहते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको आयुर्वेद का अवतरण बताया था, आयुर्वेद का प्रयोजन बताया था, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको सारी बातें समझा दी थी, आप देख रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको 30 चैप्टर के नाम याद करने के लिए बोला था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मंगलाचरण, यानी जो हमारे वैद्य हैं, जिन्होंने जो रोग होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या राग आदि रोग होते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करी और ख़त्म करा गया। उस अद्भुत वैद्य को हमने नमस्ते किया था। फिर मैंने आपके प्रयोजन बताया था, तो बताया था धर्म अर्थ सुख इनका साधन आयु है, और जिसको आयु की कामना है उसको आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए, उसका आगे कहते हैं आपको रेस्पेक्ट या आदर करना चाहिए। फिर मैंने आपको उसके बाद क्या बताया था, ये 3-4 वर्ग बताए थे मैंने आपको। फिर मैंने कुछ तिरतिर करके बताया था। फिर मैंने आपको आयुर्वेद का अवतरण बताया था, श्लोक बताया था ब्रह्मा स्मृतौ वाला। फिर मैंने आपको लास्ट में क्या बोला था, मैंने कि अगर आपसे बोला जाए बागवट के लिए तो क्या याद रखोगे, बड़ा इंद्र आजा, चरक के लिए बड़ा इंद्र का भार, सुश्रुत के लिए बड़ा इंद्र का धन। ये सब बातें हमारी हो चुकी थी। जिन लोगों ने नंबर 1 वीडियो नहीं देखी, वो नंबर 1 वीडियो को देखिए। और क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको और डिटेल पढ़ना है, ये सब एक तरीके से कह सकते हो, ये तो एक तरीके से हम बेस बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। अगर आपको और अच्छी तरीके से और अच्छे लेवल से पढ़ना है, तो आप हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए। उस पर सारे कोर्सेज ऐप क्या कहते हैं लॉन्चेस होंगे। जो कोर्स लॉन्च नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर है, वो लॉन्च होगा। और जो लॉन्च हो चुके हैं, रचना वगैरह, ये सब सब्जेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं। आप उस ऐप पर जाके ये सब खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको वहाँ पर सारे नोट्स मिलेंगे। नोट्स के अलावा क्या कहते हैं आपकी काउंसलिंग या आपको जो भी डाउट होगा, या फिर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कोई क्लास मिस हो रही है, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप पे। एक बार डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको कहते हैं सारे कोर्सेज, नोट्स, ये सब मिलेंगे। ठीक है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। अब हम बात करेंगे अष्टांग हृदय का वैशिष्ट्य है, यानी क्या स्पेसिफिसिटी है, या क्या कहते हैं हमारे अष्टांग हृदय में क्या ऐसा स्पेशल बताया गया है। तो देखिए, जनरली हम क्या देखते हैं, काफ़ी सारी किताबें होती हैं, उसमें या तो मैटर बहुत कम होता है या मैटर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बताया, कोई एक इंपॉर्टेंट डिसीज है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है, हमें डेली में काफ़ी सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं। किसी को जॉन्डिस है, किसी को एक ट्रस है, या किसी को प्री हेपेटिक जॉन्डिस है, यानी काफ़ी सारी जॉन्डिस के पेशेंट हमको रेगुलर स्टाइल में या रेगुलर क्या कहते हैं आपकी प्रैक्टिस में देखने को मिलती हैं। जब वो डेली प्रैक्टिस में देखने को मिल रहे हैं, तो जरूरी है कि हम जॉन्डिस को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसकी मेडिसिन को अच्छी तरीके से समझें। लेकिन कुछ डिसीज ऐसी होती हैं, जैसे मेलोरी सिंड्रोम, या फिर कहते हैं एंटी रूमेटिक फीवर। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये सब क्या हुआ है, ये मतलब बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये क्या है, एक तरीके से रेयर डिसीजेस हैं। तो जरूरी है कि इनको हम इतना ही पढ़ें जितना काम का है। जबकि जो जॉन्डिस हो गया, अनीमिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये कुछ डिसीज ऐसी हैं जो देखने में ज़्यादा आती हैं। यानी हमारा काम क्या है, जो डिसीज ज़्यादा हैं, ज़्यादा देखने में आ रही है, उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ें, और जो देखने में कम आ रही है उसको कम अच्छी तरीके से पढ़ें। तो अष्टांग हृदय की यही खासियत है कि जो टॉपिक इधर उधर बिखरे हुए थे, तो उसमें से जो विषय हमारा ज़्यादा काम का है, उसको क्या कहते हैं अच्छी तरीके से, या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लाया गया, और लाने के बाद उनको ना ज़्यादा डिटेल में, ना ज़्यादा सॉल्ट में समझाया गया। तो लिख रहा है, तेव्यो अति विप्रकृतव्यम प्राय सारतरोच्य क्रियाते अष्टांग हृदयम ना अति संक्षेप ना अति विस्तरम। यानी जो टॉपिक इधर उधर बिखरे हुए थे, जो विषय इधर उधर बिखरे गए थे, उनको एक जगह लाया, और क्या कहते हैं लाने के बाद क्रियाते अष्टांग हृदय, उसका नाम अष्टांग हृदय पड़ा। ना ज़्यादा संक्षेप, ना उसमें ज़्यादा सॉल्ट में है, ना विस्तरम, ना ज़्यादा डिटेल में है। यानी क्या कह रहा है, ये श्लोक आपको याद करना, चैप्टर 1 की श्लोक इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। लिख रहा है, तेव्यो अति विप्रकृतव्यम प्राय सारतरोच्य क्रियाते अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तरम। यानी तेव्यति विकृव्य, पहले क्या था, बहुत डिटेल में थी चीज़ें। प्राय सरतरोच्च, यानी पहले इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में थी। क्रियते अष्टांग हृदय में क्या किया गया, नाति संक्षेप, जो टॉपिक्स थे उनको ज़्यादा ना शॉर्ट में, विस्तरम ना ज़्यादा डिटेल। विस्तार का मतलब होता है डिटेल, संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट। ठीक है, तो अष्टांग हृदय में क्या किया गया, जो क्या कहते हैं टॉपिक्स इनको लाया गया, ना अति संक्षेप में, ना अत्यंत विस्तार, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। ठीक है, और इसी का नाम क्या पड़ा, अष्टांग हृदय। ठीक है, अब है आयुर्वेद के 8 अंग। अष्टांग नाम है ना, अष्ट अंग, तो अष्ट अंग, 8 ऑर्गन्स, 8 ब्रांचेस। लिख रहा है, काय बाल गिरह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरवशान अष्टावगानी तस्याहु चिकित्सा येसु संस्था। काय बाल गिरह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरवशान, ये 8 नाम है। ये सिर्फ नाम ही नहीं है, ये 8 ब्रांचेस, 8 ऑर्गन्स हैं आयुर्वेदा के। तो लिख रहा है काय, पहला है काय यानी जनरल मेडिसिन, दूसरा है बाल यानी बच्चों का डिपार्टमेंट, बाल डॉग पीडियाट्रिक्स, तीसरा है गिरह यानी जैसे भूत विद्या, डेमोलॉजी,
हमारा जो आयुर्वेद है ये बैक्टीरिया को, वायरसेस को नहीं मानता, ये मानसिक विकारों को, ये भूत विद्या को, प्रेत चिकित्सा को, राक्षस चिकित्सा को, इन सबको मानता है। ऊर्ध्वांग ईएनटी यानी इसमें आई की, ऑप्थेल्मोलॉजी, इन सब का ट्रीटमेंट होता है, नोज का, थ्रोट का, ठीक है। फिर है शल्य मतलब सर्जरी, मेजर टू माइनर सर्जरीज। दृष्टा यानी अगर कितने कोई विष चिकित्सा, किसी सांप ने, किसी स्नेक ने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आपके अंदर चला गया, उसकी चिकित्सा। जरा मतलब बुढ़ापा यानी एंटी रिजुवेनाइलिंग ड्रग्स या एंटी एजिंग ड्रग्स, यानी जो आपकी आयु को रोक दें। वृषान जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ा दें, जो आपके अंदर सेक्सुअल पावर बढ़ा दें, डेट इज द वृषान। फिर लिख रहा है अष्टावगानी, ये 8 अंग हैं, तस्या चिकित्सा, और इन्हीं के अंदर संपूर्ण चिकित्सा समाहित है, ठीक है। तो लिख क्या रहा है, देखिए ये बात लिख रहा है कि आयुर्वेद के 8 अंग हैं, इन 8 अंगों में ही चिकित्सा अवस्थित मतलब सिचुएटेड है, या इन्हीं के अंदर सारी चिकित्सा बताई गई है। तो काय मतलब जनरल मेडिसिन, बाल मतलब बच्चों का डिपार्टमेंट, जो 16 साल से 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी चिकित्सा, उनको कोई दिक्कत हो रही है तो अपन बालों में भेजेंगे। गृह चिकित्सा, किसी को भूत चिकित्सा है, किसी को मेंटली डिसऑर्डर्ड है, किसी को साइकेट्रिक डिपार्टमेंट जो है उसको गृह चिकित्सा के अंडर लाया जाता है। इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस, जैसे मॉडर्न में क्या होता है बैक्टीरिया वायरस के लिए ट्रीटमेंट अलग से होता है, उसी तरीके से हमारे लिए गृह चिकित्सा है जिसमें भूत विद्या या साइकेट्री या कोई मानसिक रोग की चिकित्सा होती है। फिर ऊर्ध्वांग ईएनटी जिसके अंदर आ जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी, आंख नाक कान के डॉक्टर जो होते हैं वो ऊर्ध्वांग कहलाते हैं। शल्य मैंने आपको बताया था, शल्य मतलब सर्जरी। हाँ, जो ऊर्ध्वांग है इसी को शालक्य बोला जाता है, ऊर्ध्वांग को ही शालक्य बोला जाता है। फिर दृष्टा मैंने आपको बताया था विच चिकित्सा, टॉक्सिकोलॉजी, किसी कोई क्या कहते हैं जहरीले जानवर ने काट लिया, कोई पॉइजन वगैरह अंदर चला गया है। फिर जरा मैंने बताया था क्या कहते हैं रसायन या रिजुवेनाइलिंग ड्रग्स, बुढ़ापे को रोक देने वाले। फिर वृषान मतलब बाजीकरण, एफ्रोडाइजिस मतलब एक तरीके से हो सकते हैं जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ा दें, यानी जो आपकी रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ा दें, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले मैंने ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं। देखिए 3 दोष होते हैं, सबको पता है, वात, पित्त, कफ। अब जो वात होता है, वात किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वात मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वात गति के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो पित्त है, पित्त किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हीट के लिए, यानी ऊष्मा के लिए, शरीर में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और जो पित्त होता है ये स्ट्रेंथ के लिए मेंटेन होता है, यानी बॉडी में बंधन करने के लिए। समझेंगे बॉडी में धातु का, मल का, दोष का कहीं भी मूवमेंट करना है, गति करानी है, धातुओं को, मल को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, तो अपन किसका मदद लेते हैं, वात का। यानी वात की मदद से सारे मूवमेंट, सारी गति, सारी दोषों का या धातुओं का एक जगह से दूसरी जगह गमन या मूवमेंट हो पाता है। पित्त की वजह से बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है, पित्त की वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है, वर्ण है, यानी जो उसका क्या कहते हैं प्राकृत स्वरूप है, या कह सकते हो स्किन का जो कलर है, या कह सकते हो बॉडी में जो होम्योस्टेसिस है वो कौन मेंटेन करता है, पित्त। कफ स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर दोषों का विवेचन, तो यही लिख रहा है वायु पित्त कपिष्यति तिर्य दोष समासता। आइए श्लोक इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूँ। लिख रहा है वायु पित्त कपिष्यति तिर्य दोष समासता विकृता अविकृता दे घनंती ते वर्त्यंती चा। देखेंगे विकृत का मतलब क्या है और अविकृत का मतलब क्या है। विकृत का मतलब होता है डिस्टर्ब। क्या मतलब विकृत का, डिस्टर्ब्ड। अविकृत का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम या नॉट डिस्टर्ब्ड, नॉट डिस्टर्ब्ड, ठीक है। अब देखिए लिख रहा है वायु पित्त कपिष्यति, वायु यानी वात, पित्त कपिष्यति, तिर्य दोष, 3 दोष हैं ये, वायु पित्त कपिष्यति तिर्य दोष समासता, ये 3 दोष हैं। विकृता अविकृता, जब ये विकृत होंगे यानी डिस्टर्ब होंगे तो क्या करेंगे, दे घनंती, घनंती मतलब नष्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, तो लिख रहा है दे घनंती यानी देह को नष्ट करेंगे। फिर दूसरे पार्ट में लिख रहा है अविकृता, और जब ये अविकृत होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे, तो लिख रहा है ते वर्धयंती, वर्धन मतलब बढ़ाना, वर्धन मतलब बढ़ाना, वृद्धि करना, ग्रोथ करना। तो देखिए पहले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से ये सेंस निकलेगा और दूसरे पोर्शन से ये वाला सेंस निकलेगा, रेस्पेक्टिवली होता है ना। क्या कहते हैं, वायु फॉर मूवमेंट, वायु एंड पित्त फॉर मूवमेंट एंड टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहला है पहले के लिए, दूसरा है दूसरे के लिए। उसी तरीके से जो विकृत है, पहला दे घनंती के लिए, अविकृत है वो सेकंड पार्ट वर्त्यंती के लिए, यानी ये पहले के लिए पहला और दूसरे के लिए दूसरा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि विकृत जब होंगे तो नाश कर देंगे। आपको सोचिए अगर क्या कहते हैं विकृत है यानी नाराज है, यानी डिस्टर्ब्ड हैं, बढ़े हुए हैं, घटे हुए, बढ़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, ये क्या कहते हैं नष्ट कर देंगे, शरीर को बेकार कर देंगे। और जब अब ये बैलेंस्ड हैं, आप विकृत यानी बैलेंस्ड हैं, तो क्या करेंगे, उसकी वृद्धि करेंगे, उसकी साइज को बढ़ाएंगे, उसकी ग्रोथ करवाएंगे। फिर अगला लिख रहा है दोषों के मुख्य स्थान
और प्रकोप काल। तो दोष जो हैं वात पित्त कफ, इनकी बॉडी में क्या प्लेसेस है, क्या स्थान है, कहाँ पर ये रहते हैं, कहाँ इनका घर है, ठीक है। और प्रकोप काल, कब ये प्रकोपित होते हैं। प्रकोप का मतलब होता है अपने लेवल से बढ़ जाना। अभी समझ लीजिए, क्रिया में डिटेल में देखेंगे। प्रकोप का मतलब होता है इंक्रीज अप टू देयर लेवल, अपने लेवल से ज़्यादा बढ़ जाना। मोर अप टू मोर टाइम्स देयर लेवल, ठीक है। यानी उनका स्तर है, जो लेवल है उससे ऊपर हो जाना, बढ़ जाना। लिख रहा है व्यापिनो अपि हिन्न नाभ्यो नाभ्यो अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया। समझेंगे। हृदय, हिन्न मतलब हृदय, हार्ट। नाभ्यो मतलब अम्बलाइकस। उरा, नाभ्यो उरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नाभ्यो उरा अधो, ठीक है, अधो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अधो मतलब होता है नीचे, फिर है अधो, क्या है अधो, तो ध्यान रखेंगे। अधो का मतलब होता है नीचे या डाउनवर्ड। मध्यम का मतलब होता है मिडल। ऊर्ध्व का मतलब होता है अपर। अब देखिए, मैं आपको इनके स्थान बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये मैंने बना दिया, सबसे ऊपर हल्ट होगा, हल्ट के नीचे होती है अम्बलाइकस, क्या होती है अम्बलाइकस। अब देखिए इनके स्थान कैसे बताए गए हैं, कितना मज़ा आ जाएगा, भी आपको बता देता हूँ एक मिनट में। देखिए, जो अम्बलाइकस है और जो हल्ट है, इनके बीच में रहता है पित्त। अम्बलाइकस के नीचे रहता है वात, और हल्ट के ऊपर रहता है कफ। कैसे याद करेंगे, बोलते हैं ना वात पित्त कफ, तो वात सबसे नीचे, पित्त उसके ऊपर, कफ उसके ऊपर। तो ध्यान रखना है कि जो अम्बलाइकस है नाभि है, नाभि के नीचे वात का स्थान है, और हृदय और नाभि के बीच में पित्त का स्थान है, और कफ का स्थान हृदय के ऊपर है। बताया गया है। वैसे तो सारे दोष यानी वात आदि दोष आपके संपूर्ण शरीर में रहते हैं, वैसे तो सब इनके घर हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, आप हो, आपके मामा का घर, बुआ का घर, सब आपके घर हैं। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए, स्पेसिफिक, तो क्या है, आपका घर जो है वो कहाँ है, अम्बलाइकस के नीचे, यानी वात का घर कहाँ है, अम्बलाइकस के नीचे। और पित्त का स्थान कहाँ है, हल्ट और अम्बलाइकस के बीच में। और कफ का स्थान क्या है, हल्ट के ऊपर। वैसे तो आपको क्या कहते हैं, सारी डिशेज पसंद है, आपको क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा भी पसंद है, बर्गर भी पसंद है। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए तो एक आइटम ऐसा होगा जो आपको ज़्यादा पसंद होगा। उसी तरीके से जो दोष होते हैं आपकी संपूर्ण बॉडी यानी संपूर्ण शरीर में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक स्पेसिफिक स्थान, एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जिस पे वो रहते हैं। लाइक मैंने बोला वात, जो वात है वो कहाँ रहेगा, अम्बलाइकस के नीचे। जो पित्त है वो कहाँ रहेगा, हल्ट और अम्बलाइकस के मिडल में, बीच में। और जो कफ है वो कहाँ रहेगा, हल्ट के ऊपर। तो यही लिख रहा है श्लोक में, ते व्यापिनोपि, यानी व्यापन मतलब रहते हैं, पूरे शरीर में रहती हैं। लेकिन हृदय नाभि, हृदय नाभि, हृदय मतलब हृदय, नाभि और अधे, अधो मतलब नीचे, मध्य मतलब बीच में, ऊर्ध्व। जो अधो है, अधो किसके लिए बोला गया है, वात के लिए। किसके लिए बोला गया है, वात के लिए। मध्यम किसके लिए बोला गया है, पित्त के लिए। आप खुद देखिए, अब बताऊंगा। ऊर्ध्व किसके लिए बोला गया है, कफ के लिए। ऊर्ध्व मतलब ऊपर या अप, ये सब बातें लिख दी हैं, अपर, मिडल, डाउन। अब देखिए, मैंने बोला जो अधो शब्द जो वात के लिए यूज हुआ है। अब नीचे आप देख रहे होंगे अम्बलाइकस के नीचे आया है वात, यानी जो वात आया कहाँ है, नीचे आया, डाउनवर्ड आया है, यानी अधो आया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वात कहाँ है, अधो। लिख भी रहा है हृदय और नाभि के नीचे कौन है, वात, ठीक है। और हृदय और नाभि के मध्य कौन है, पित्त। और हृदय और नाभि के ऊपर कौन है, कफ। तो ध्यान रखना है इस चार्ट से। इस तरीके से मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, इससे अच्छी तरीके से शायद ही कोई आपको समझा पाए। क्या कहते हैं कि अम्बलाइकस के नीचे यानी नाभि के नीचे वात रहता है, और नाभि और हन्न यानी हृदय के बीच में पित्त रहता है, और हिन्न मतलब हल्ट के ऊपर आपका कफ रहता है, यानी कफ सबसे ऊपर, और क्या कहते हैं पित्त बीच में, और वात नीचे। यानी कि पित्त क्या कहते हैं सबसे बीच में यानी कि मध्यम में है, कफ ऊपर है यानी ऊर्ध्व साइड है, वात नीचे है यानी अधोभाग में है। तो आपको समझ में आ गया। वैसे तो सारे दोष त्रिदोष आपके संपूर्ण शरीर में रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिक बात करें तो वात कहाँ रहेगा, आपकी नाभि के नीचे। जो कफ होगा वो कहाँ रहेगा, हृदय के ऊपर। और जो पित्त होगा वो हृदय और नाभि के बीच में रहेगा। पित्त हमेशा बीच में आएगा, पित्त हमेशा बीच में आएगा। आप खुद देखिए, पित्त क्या कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है। पित्त बीच में रहेगा, नाभि के पास रहेगा, यानी आपके पेट के पास रहेगा, आमाशय के पास रहेगा, तभी तो क्या कहते हैं पाचन कर पाएगा। जो कफ है ऊपर रहेगा तभी तो स्ट्रेंथ दे पाएगा, हमारे जो हृदय है, हल्ट है, उसको न्यूट्रिशन दे पाएगा। तो आप इस तरीके की चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ें बहुत आसान है। अब देखिए एज के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कब उनका प्रकोप काल रहता है। तो देखिए एक ट्रिक है, अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग करोगे आप कफ से, हर चीज़ की स्टार्टिंग किससे करोगे, कफ से। किससे स्टार्टिंग करोगे, कफ से। और एंडिंग किससे करोगे, वात से। एंडिंग खत्म किससे करोगे, वात से। बात हमेशा चालू होगी कफ से,
खत्म हो जाएगी वात पे, और पित्त आ जाएगा बीच में, पित्त आ जाएगा बीच में। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ है, आपकी आई हो या कोई भी, मैं आपको बताऊंगा चार्ट की बताया, चार्ट समझाऊंगा, चार्ट समझाने में क्या कहते हैं, यही मानिए क्या कहते हैं, इतनी बढ़िया तरीके से चार्ट समझा दूंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी पूरे आयुर्वेदा में। अब मेरी बात सुनिए, स्टार्टिंग करी कफ से, एंडिंग करोगे वात से, पित्त को रखोगे बीच में। अब देखिए पहला एज, अब बात करेंगे आयु के हिसाब से कि किस एज ग्रुप में किस दोष की अधिकता रहती है। जब हम बच्चे हैं, जब हम जवान हैं, जब हम बूढ़े हैं, तो किस किस दोष की अधिकता है। स्टार्टिंग करो कफ से, क्या रूल है, स्टार्टिंग कफ से, यानी जो बच्चे हैं, देखो कफ, कफ यहाँ लिख रहा है, वात यहाँ लिख रहा है, और सॉरी पित्त यहाँ लिख रहा है, वात यहाँ लिख रहा है। अब देखते हैं मैं हाईलाइटर, अब बात सुनेंगे। स्टार्टिंग किससे करोगे, कफ से, यानी बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था बच्चों में। तो बच्चों में क्या हो रहा है, मतलब उनका जीवन स्टार्ट हुआ है। जब जीवन स्टार्ट हुआ तो किससे करोगे, कफ से, बीच में रख दिया पित्त, और एंड किससे होता है जीवन, वृद्ध अवस्था से बूढ़े होकर। तो ध्यान करना, स्टार्टिंग हमने किससे करी, बाल्य अवस्था से, बीच में पित्त रख दिया युवावस्था में, और वृद्ध अवस्था में बूढ़े हो गए तो वात से। जब जीवन शुरू हो रहा है, जब आप बच्चे हो, नए नए हो, तो शुरुआत किससे करनी है, कफ से। सर हमें तो बस इतनी बात समझ में आ गई कि स्टार्टिंग कफ से करनी है, एंडिंग वात से करनी है। अब देखिए जीवन, एज के रेस्पेक्ट में, वय के रेस्पेक्ट में, यानी हमारा जीवन बच्चों से स्टार्ट होता है, तो बच्चों में क्या आएगा, कफ आएगा, और एंडिंग खत्म किससे होता है, बूढ़ा होकर। तो बूढ़ों में क्या आएगा, वात की दिक्कत रहेगी। बीच में पित्त, आप देखते हैं जो बच्चे होते हैं सोते ज़्यादा हैं, तो कफ की वजह से होता है। अगर कफ कोड किसी के अंदर बढ़ जाता है तो बच्चों को, या किसी के अंदर भी, जिसके अंदर भी कफ की वृद्धि हो जाती है, उसको आलस से आता है, लीजीनेस डेवलप हो जाती है। और जिसके अंदर पित्त बढ़ जाता है, उसको गुस्सा आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। तभी तो देखते होंगे जो बच्चे होते हैं वो सोते ज़्यादा है, जो युवा होते हैं, क्या कहते हैं, जवान लोग होते हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, उनके कहते हैं पिंपल ज़्यादा निकलते हैं। तो ये दिस इज ड्यू टू द पित्त, कहते हैं ना, एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द ज़्यादा रहता है। दर्द क्यों होता है, वात की वजह से। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो शूल होता है वात की वजह से, कहीं जलन हो रही है, दाह हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, डेट इज ड्यू टू पित्त। कहीं क्या कहते हैं, एक शोथ बन गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, एडेमा हो गया है, सूजन आ गई है, डेट इज ड्यू टू द कफ। तो को ध्यान रखना है, कहीं सूजन है, कफ है, शोथ है, डेट इज ड्यू टू द कफ। कहीं जलन है, बर्निंग सेंसेशन है, डेट इज ड्यू टू द पित्त। और कहीं क्या कहते हैं, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, शूल हो रहा है, डेट इज ड्यू टू द वात। तो वृद्ध अवस्था में पेन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर वात की दिखता है। जो युवा अवस्था है, इसमें आपके पिंपल्स क्यों निकलते हैं, ड्यू टू द पित्त। जो छोटे बच्चे होते हैं आलसी क्यों होते हैं, पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं 14-14 घंटे, 18 घंटे, ड्यू टू द आपका कफ। तो ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग कफ से, एंडिंग वात से। इससे अच्छी तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, सारा क्लिनिकल मैंने आपको बता दिया इसमें। नंबर 2 दिन, दिन के हिसाब से देखा, दिन की स्टार्टिंग, दिन का प्रारंभ किससे करोगे, कफ से, दिन का मध्यम भाग पित्त से, और दिन का अंत भाग किससे, वात से। रात देखें तो रात्रि का स्टार्टिंग किससे, कफ से, मिडल भाग किससे, पित्त से, और तीसरा भाग किससे, एंड का आपका कफ से, सॉरी वात से। एंडिंग हमेशा वात से करोगे, स्टार्ट हमेशा कफ से करोगे। आहार की बात करें, खाना पचना स्टार्ट होता है, आपने भोजन स्टार्ट करा, तो जब भोजन स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग की जो अवस्था होती है, डेट इज द आम अवस्था, इसमें किसकी अधिकता रहती है, कफ की। मिडल अवस्था यानी जो मध्यम अवस्था है, इसे पित्त रहेगा, जिसको विदग्ध अवस्था भी बोलते हैं। और एंड किससे होगा, आपका वात से होगा, जिसको पक अवस्था बोलते हैं। सबसे पहले खाना जब पचता नहीं है तो उसका बोलते हैं आम अवस्था। जब खाना पचने लग जाता है, डेट इज विदग्ध अवस्था। और जब पक जाता है, डेट इज पक्व अवस्था। ये सब बातें क्लियर की, अभी आपको हो सकता है ये टर्म समझ में ना आ रहे हो। मेरी मजबूरी है, टर्म को मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि आपको ये नहीं पता आम क्या होगा। आम पढ़ेंगे हम चैप्टर 13 में, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आएंगी, तो अभी मेरे साथ मजबूरी है, जब चीज़ों को मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, बहुत डिटेल है, विदग्ध क्या होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कुछ क्रियाशरी के टॉपिक हैं। बस अभी जितना बता रहा हूँ, जितना जरूरी है, मोर देन इनफ है आपके लिए। अभी मेरे हिसाब से सीक्वेंस चलिए, अभी मेरी बात मान लीजिए, आपसे निवेदन है। बाकी आपको कुछ सब ना समझ में आया, आप पूछेंगे, दोबारा से समझेंगे इस टेबल को। स्टार्टिंग करोगे आप किससे, कफ से, एंडिंग करोगे वात से, बीच में आपका रहेगा पित्त। जब अगर आपने आयु की बात करी, तो बच्चे जब होते हैं, स्टार्टिंग है उनकी, तो बाल्य अवस्था में किसकी दिक्कत रहेगी, कफ की। और जब बूढ़े हो जाते हैं, मतलब उनका जीवन खत्म होने पर आ रहा है, एंडिंग की तरफ है, तो उसमें वात की दिक्कत रहेगी। बीच में युवावस्था आती है, तो उसमें पित्त की दिक्कत रहेगी। उसी तरीके से दिन के स्टार्टिंग में कफ है, रात के स्टार्टिंग में कफ है, और दिन और रात के एंड में क्या है, वात है, मिडल में तो पित्त रहेगा ही, ठीक है। इसी तरीके से खाने में, खाने की शुरुआत में कफ, एंडिंग में वात, और मिडल में पित्त। तो देखिए ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा और बता देता हूँ, अगली बात हम अगली वीडियो में करेंगे। अब बात आ रहा है दोषों का जठर, अग्नि एवं कोष्ठ पर प्रभाव। अब देखिए, अब ये बताया जा रहा है कि कौन से दोष की अधिकता होगी तो आपकी अग्नि कैसी रहेगी। देखिए मॉडर्न में जिस तरीके से मानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं, जो आपके अंदर HCl है, आपका पेप्सिन है, मतलब जो भी आपके एंजाइम्स हैं, एसिड्स हैं, दीज आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। जबकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जठर अग्नि एंड ऑल द 13 टाइप्स ऑफ अग्नि आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन आयुर्वेदा। लिख देता हूँ, थोड़ी सी बात लिखता हूँ आपके लिए। इन आयुर्वेदा, digestion of food,
डाइजेशन ऑफ फूड इज डिपेंडेंट ऑन अग्नि। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो डाइजेशन होता है फूड किस पर डिपेंड करता है, अग्नि पर डिपेंड करता है। और अग्नि किस पर डिपेंड करती है, दोषों पर। और अग्नि किस पर डिपेंडेंट लिख देता हूँ, यानी डाइजेशन किस पर डिपेंडेंट है, अग्नि पर। अग्नि किस पर डिपेंडेंट है, दोषों पर। अब बताया जाएगा किस दोष की अधिकता होने पर या किस दोष के डोमिनेंस में होने पर अग्नि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लिख रहा है ते भरवेव दुषम तीक्ष्णो मंदश अग्नि समे समा कोष्ठे क्रूरो मधु मध्यो मध्य स्याते ते समेरापी। देखिए नीचे मैंने हिंदी में लिख रखा है कि अगर किसी की अग्नि विषम है, विषम अग्नि क्या, ये भी आपको बताता हूँ। विषम अग्नि मतलब होता है इनकॉन्स्टेंट, अनकॉन्स्टेंट या इनकॉन्स्टेंट। मतलब कभी तो अग्नि इतनी तेज बढ़ जाएगी कि सारा अन्न को पचा देगी, और कभी इतनी घट जाएगी कि अन्न को पचा ही नहीं पाएगी। होता है ना, कभी तो भूख बहुत ज़्यादा लग गई, कभी भूख लगी ही नहीं रही, कभी बारिश बहुत ज़्यादा पड़ गई, कभी पड़ी नहीं रही, कभी तो बहुत ज़्यादा पड़ रहे हो आप, कभी बिल्कुल नहीं पड़ रही। डेट इज द विषम। विषम मतलब अपनी बात पर अड़े नहीं रहना, अड़े नहीं रहना, टिके नहीं रहना। तो विषम का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अनकॉन्स्टेबल। ठीक है, अनकॉन्स्टेबल मतलब एक तरीके से कभी ज़्यादा तेज अग्नि बढ़ जाएगी, कभी एकदम से बढ़ जाएगी, जला ही देगी सब कुछ, कभी आपको भूख ही नहीं लगेगी। मतलब क्या कहते हैं, आपकी अग्नि बहुत कम हो जाएगी, यानी कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, इज द विषम कंडीशन। तो इसमें ये कब होती है विषम कंडीशन, जब आपकी वात दोष बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब आपका वात दोष की वृद्धि होगी तब जाके आपकी जो अग्नि है विषम हो जाएगी, मतलब कभी पाचन करेगी कभी पाचन नहीं करेगी। दूसरा तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण मतलब एकदम पेनिट्रेटिंग, बहुत तेज नेचर की, डेट इज पित्त। जाहिर सी बात है, पित्त बढ़ जाएगा, जब आपके अंदर उष्णता बढ़ जाएगी तो आपकी अग्नि इतनी बढ़ जाएगी, आप कुछ भी खा लो सब कुछ पचा जाएगी। फिर मंद अग्नि। मंद अग्नि कब होगी, जब आपके अंदर कफ की वृद्धि हो जाएगी, जब आपके अंदर कफ की वृद्धि हो जाएगी, डेट इज मंद अग्नि। फिर सम अग्नि। जब आपकी अग्नि कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ये कब होती है, जब आपके त्रिदोष साम्यावस्था में रहते हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ तीनों कैसे रहते हैं, बैलेंस्ड। ना पित्त बढ़ा हुआ है, ना कफ बढ़ा हुआ है, ना वात बढ़ा हुआ है, तीनों बैलेंस्ड है, तीनों बैलेंस्ड है। पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर वात 10 पॉइंट है तो पित्त भी 10 पॉइंट होगा, कफ भी 10 पॉइंट होगा, तीनों 10 पॉइंट होंगे, तब जाके आपकी सम अग्नि होगी। तो आपको ध्यान रखना है, कहते हैं कि विषम अग्नि कब होगी, वात दोष की वृद्धि होने पर। तीक्ष्ण अग्नि कब होगी, पित्त की वृद्धि होने पर। मंद अग्नि कब होगी, कफ की वृद्धि होने पर। ठीक है, और ये श्लोक आप याद कर लेंगे। तेवर्वेव दिशम तीक्ष्णो मंदश अग्नि समय समा क्रोष्ट क्रूरो मृदु मध्यो मध्य शातिते समेरपी। देखिए अभी पहली लाइन हमने पढ़ी है, अग्नि पर दोषों का प्रभाव या दोषों से अग्नि पर प्रभाव। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब कोष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी का होता है क्रूर कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ मतलब कॉन्स्टिपेशन टाइप, मतलब उसको कहते हैं मूवमेंट ही नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन। ये कब होता है, जब वात दोष बढ़ जाता है, वात दोष। तो विरेचन का मतलब क्या होता है, फ्रेश होने जाना, या फीकल मैटर रिमूव करना ही क्या बोलते हैं अपन, विरेचन। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनका कोष्ठ क्रूर होता है, मतलब इनका जो स्टमक होता है हार्ड होता है, इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है। कब रहेगा, वात दोष की वृद्धि होने पर। कुछ होते हैं मृदु कोष्ठ, इनको विरेचन बहुत ईजी हो जाता है, लाइक डायरिया वाले। थोड़ा सा भी कुछ खा लिया तुरंत क्या कहते हैं, डायरिया हो गया। ये मतलब विरेचन कैसा हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और ये कब होता है, पित्त दोष की वृद्धि में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मृदु कोष्ठ में पित्त वृद्धि में होता है, यानी जब जिन लोगों का कोष्ठ मृदु है, क्यों होगा, क्योंकि अंदर पित्त की वृद्धि हो चुकी है। क्रूर कोष्ठ कब होगा, जब जिनके अंदर वात की वृद्धि होगी। और मध्यम कोष्ठ कब होगा, जब जिनके अंदर कफ की वृद्धि होगी या त्रिदोष साम्य अवस्था में होंगे। तो आप ऊपर देख रहे थे कि मंद अग्नि कब थी, कफ की वृद्धि होने पर, और सम अग्नि कब थी, त्रिदोष के साम्य होने पर। जबकि मृदु कोष्ठ कब होगा, पित्त की वृद्धि होने पर। मध्यम कोष्ठ कब होगा, कफ की वृद्धि होने पर या त्रिदोष साम्य अवस्था में। यानी त्रिदोष साम्य हो चाहे कफ की वृद्धि हो जाए, दोनों कंडीशन में आपका कोष्ठ कैसा होगा, मध्यम होगा ना, यानी कि ना आपको कॉन्स्टिपेशन ना डायरिया। आपको ये तो चाहिए कि ना आपको कॉन्स्टिपेशन हो ना आपको डायरिया हो, आपका जो बॉल मूवमेंट है ये प्रॉपर होता रहे। यानी इसमें क्या होगा, बॉल मूवमेंट प्रॉपर होगा। जो आपका बोअल मूवमेंट कैसा होगा, प्रॉपर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं कि क्रूर कोष्ठ, क्रूर मतलब बहुत हार्ड कॉन्स्टिपेशन टाइप कंडीशन, कब होगा, वात की वृद्धि होने पर। मृदु कोष्ठ मतलब सॉफ्ट, आराम से, बहुत आराम से हो रहा है, यानी डायरिया टाइप कंडीशन की, थोड़ा सा भी दूध पी लिया, कुछ ऐसा आइटम खा लिया तुरंत आपको मोशन हो जाएगा। तीसरा मध्यम कोष्ठ बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन है, बॉल का जो मूवमेंट्स है, जो आपका फीकल मैटर का मूवमेंट है बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, मेरी जो भी बता रहा हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको सारी बात समझ में आ रही है तो आप क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। फिर से मैं कहूँगा, वीडियो का टारगेट मेरा क्या कहते हैं बढ़ चुका है, 4 की to 5 के कम से कम कहते हैं इतने व्यू चाहिए। आप लोग अपने कॉलेज में शेयर करिए, बताइए अगर आपको अच्छी लग रही है तो ही हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और जिन बच्चों को पढ़ना है, क्या कहते हैं, आप हमारे बीइंग डॉक्टर के ऐप को डाउनलोड करिए। ये मेरा नंबर है, क्या कहते हैं, क्लासेस के लिए अगर कोई डाउट हो कॉल कर सकते हैं, ये इंस्टा ID है, फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,
बने रहिए, देखते रहिए बीइंग डॉक्टर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।